हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। स्टेट्स में आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाम सुन रखा है आपने चैप्टर का, और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। पहला क्वेश्चन, अगर किसी टॉपिक को पढ़ें तो उसका मेन रीजन जो है वो हमें पता होना चाहिए। वाई? समझ पा रहे हैं बात? पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ये हम क्यों जानना चाहते हैं। अगर हमारे माइंड में क्यूरियोसिटी आएगी, हमारे मन दिमाग के अंदर जिज्ञासा जगेगी, तो हम उसको जान पाएंगे और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका नाम जो वो दिया जाता है। वर्ड क्या है? थ्योरेटिकल, फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि इन तीन वर्ड के जो मीनिंग है वो समझने हैं। क्या नाम है भाई? थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, आपका कोई निर्णय जो है वो कितना बेहतर होगा, ये डिपेंड करता है कि आपको उस निर्णय के बारे में जानकारी कैसी है। मान लीजिए आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 एग्जाम दे सकते हैं। हर किसी की अलग अलग सिचुएशन है। हर कोई सब्जेक्टिव है, कोई ऑब्जेक्टिव है, किसी में कितने हैं, किसी में कुछ और रूल है, किसी में कुछ और रूल है। जैसे सीए का एग्जाम देते हैं तो 40% मिनिमम हर सब्जेक्ट में चाहिए, 60 पे एग्जाम से तो ओवरऑल 50% इस तरीके के रूल है। किसी में कट ऑफ बेसिस पे है, किसी में कितने परसेंट ले आओ, तो इस तरीके से अलग अलग एग्जाम जो वो अलग अलग चीजें हैं। तो वहां पर आप एक चीज जरूर देखते होंगे कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। एक क्या देखते हैं आप कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। मान लीजिए ये आपके पास ए बी सी डी और ई 5 पोस्ट है। मान लीजिए इसमें 5,000 लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, इसमें 7,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसमें 3,000 कर रहे हैं, इसमें 2,000 कर रहे हैं और इसमें 1,000 कर रहे हैं। पोस्ट उसके हिसाब से हो सकती है, इसमें कुछ पोस्ट अलग हो, इसमें कुछ पोस्ट अलग हो, इसमें कुछ पोस्ट अलग हो। तो ये जो है ये 5,000 है, 7,000 है, ये क्या है? अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि भाई कितने स्टूडेंट है। पहला वर्ड जो हम पकड़ रहे हैं वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का अगर मतलब हिंदी में बोले, इसका मतलब है 12 72, या फिर इसको अपन बोलें तो नंबर ऑफ रिपीटेशंस कि भाई कितने नंबर ऑफ रिपीटेशंस है। कि भाई ए वाले एग्जाम में 5,000 है तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5,000। अब समझिए ये कहाँ कहाँ काम आता है। जैसे कि मैं अपन जैसे बिजनेस के हिसाब से बात करें तो जैसे ये कोई कंपनी है, उसका मान लीजिए रिटर्न 10% हो सकता है, 12% हो सकता है, 15% हो सकता है, 16% हो सकता है, 18% हो सकता है और 20% हो सकता है। ये मान लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी है 10%, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 10% है, इसकी जो है वो मान लीजिए 20% है, इसकी 30% है, इसकी 30 40 50 60 70 80 90 100। ये क्या है? ये भी फ्रीक्वेंसी है। या फिर आपको जैसे आप मान लीजिए इंडिया के जो है पॉलिसी मेकर है, और उस केस के अंदर आपके दिमाग के अंदर आया कि यार भारत के अंदर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है, कि जो अमीर है वो बहुत अमीर है और गरीब जो है वो बहुत गरीब है। आप इसके बारे में डाटा जानना चाहते हैं तो आपने क्या किया? आपने कहा कि इनकम को एक कैटेगराइज किया, भारत के जो है उनके लोगों के इनकम की कैटेगराइजेशन किया कि 0 से 10,000 पर मंथ कमाने वाले कितने लोग हैं, 10,000 से 50,000 कमाने वाले कितने लोग हैं, 50,000 से 2 लाख तक कमाने वाले कितने लोग हैं, और 2 लाख से
10 लाख तक कमाने वाले कितने लोग हैं, और 10 लाख से 1 करोड़ तक कमाने वाले कितने लोग हैं, और मोर देन 1 करोड़ पर मंथ कमाने वाले कितने लोग हैं। मान लीजिए आपके 0 से 10,000 के अंदर आए आपके 60% लोग, यहाँ पर आए आपके, या 60 ज़्यादा हो गया, 40% लोग ये है, 20% मान लीजिए ये है, 40, 50, 60, 70, और ये जो है 75%, 85 कर देते हैं, 75 से 85 है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना भाई, थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, कितने हो गए भाई, 50, 60, 70, 80, 90, इसको 10% कर देते हैं, इसको 5%। अब यहाँ पर देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि भारत की जो जनसंख्या है उसके अंदर क्या सिचुएशन बैठ रही है कि ये जो सबसे कम इनकम वाले हैं 50% लोग तो जो है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, और मैक्सिमम इनकम जो है जिनके पास है वो कौन से हैं, ये वाले लोग, ये लोग, इनके पास कितने हैं, 5% लोग हैं। 5% लोग ऐसे भी हैं जिनकी इनकम जो वो 1 करोड़ से ज्यादा है पर मंथ के हिसाब से। क्लियर? तो ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में, तो एक कैटेगरी ये है और एक कैटेगरी ये है, तो इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो ये अलग अलग सिचुएशन के अंदर हमें अगर फ्रीक्वेंसी पता होगा तो हमें ये पता होगा कि इसके जो है वो कैंडिडेट कितने हैं। या फिर आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वोट हुआ, पार्टी है A, B, C, D और E। ए को मान लीजिए 1000 वोट्स मिले, इसको 2000 वोट्स मिले, इसको 3000 मिले, इसको 7000 मिले, और इसको 4000 मिले। तो ये भी क्या है, एक तरीके से इनकी फ्रीक्वेंसी, ये भी क्या है इनकी फ्रीक्वेंसी, कि भाई ए वालों के नंबर ऑफ रिपीटेशन कितने, बी वालों के नंबर ऑफ रिपीटेशन कितने, सी वालों के नंबर ऑफ रिपीटेशन कितने, डी वालों के कितने, और ई वालों के कितने। क्लियर है? ये तो वर्ड समझ आया आपको, थ्योरेटिकल, सॉरी फ्रीक्वेंसी। सेकंड वर्ड क्या है आपका, चैप्टर में नाम तो अपना जैसे पहला है, लेकिन अपन जो पढ़ेंगे तो अपन ने पहले फ्रीक्वेंसी जो वर्ड है उसको स्टडी किया। अब जो है वो हम करते हैं कि भाई ये थ्योरेटिकल का क्या मतलब है, इस थ्योरेटिकल का क्या मतलब है। तो देखो, दो तरीके के होते हैं, एक तो होती है ऑब्जर्व और एक होता है थ्योरेटिकल, दो वर्ड है। अब ऑब्जर्व क्या होता है, जब आप एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है उसकी स्टडी करें तो वो क्या कहलाएगी आपकी ऑब्जर्व। और अगर आप एस्टिमेटेड, एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड अगर जो है फ्रीक्वेंसी उसकी स्टडी करें, फ्रीक्वेंसी की अगर स्टडी करें तो ये आपकी थ्योरेटिकल। सर कैसे, एक क्लास के अंदर मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, आपने एक 10 नंबर का टेस्ट लिया, आपने कहा कि 1 नंबर वाले कितने, ये आपने लिख दिए, 2 वाले कितने, ये लिख दिए, 3 वाले कितने, ये लिख दिए, 4 वाले ये लिख दिए। ये क्या है, एक्चुअल। मतलब यहाँ पर आपको क्या है, एक्चुअल जो जितनी फ्रीक्वेंसी है वो पता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये बिल्कुल सही है ना, ये एक्चुअल डाटा यूज करते हैं, तो थ्योरेटिकल वाली बात क्यों लेके आए, थ्योरेटिकल के अंदर तो हम एस्टिमेटेड करते हैं। तो समझिएगा थ्योरेटिकल कब होगी, जब एक्चुअल ना हो। अगर आपके पास एक्चुअल नहीं हो तो फिर आप क्या करते हैं, थ्योरेटिकल। अब एक्चुअल नहीं होने का कारण क्या हो सकता है, कि कब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई एक्चुअल जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास नहीं हो। या तो ऐसी सिचुएशन है कि जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इनफाइनाइट है, समझ लीजिए आप जो है वो कोशिकाओं पर स्टडी कर रहे हैं, शरीर कोशिकाएं जो कि इनफाइनाइट है, जिनको हम गिन नहीं सकते।
तो उनकी फ्रीक्वेंसी आप कैसे पता करेंगे? थ्योरेटिकल ही पता करना होगा। एस्टिमेटेड पता करोगे आप, एक्चुअल जो वो नहीं पता कर पाओगे, या फिर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट हो जाए कि इतना मुश्किल हो जाएगा, उसको कैलकुलेट करना ज्यादा हमारे लिए बेहतर नहीं है। सर ये वाली कौन सी सिचुएशन? इलेक्शन देखे होंगे, इलेक्शन के जब आप बाद में देखते हो जस्ट उसके बाद में आता है कि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि ये वाली फला पार्टी जीत रही, ये वाली पार्टी इतनी सीटें जीत रही, ये वाली। आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन नहीं आता है कि यार मेरे को तो कभी पूछा नहीं न्यूज चैनल वालों ने, फिर ये कैसे कह रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से ये हो रहे हैं? भाई अगर एग्जिट पोल के हिसाब से वो कह रहे हैं कि ये वाली पार्टी जीतनी चाहिए, तो जितने वोटर हैं उन सबसे पूछना चाहिए कि भाई तुमने किसको वोट दिया, फिर उसके हिसाब से न्यूज चैनल वाले करें। अब आप खुद सोचिए, क्या टाइम के हिसाब से और मनी के हिसाब से न्यूज चैनल वालों के लिए ये पॉसिबल है कि वो ये चीजें कैलकुलेट कर पाए? समझ पा रहे मत? क्या जैसे पीएम कौन बनेगा वो पूरे इंडिया के हर आदमी में से जाके आज तक वाले पूछ सकते हैं क्या? आज तक बिक जाएगा। समझ पा रहे मत? तो ये उस सिचुएशन के अंदर अगर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट है या नियर टू इम्पॉसिबल है, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं? थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं। तो दो वर्ड हमने देखे कि भाई एक तो थ्योरेटिकल क्या है और एक फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन का तो कोई खास ऐसा नहीं है कि भाई किस तरीके से बिखरी हुई है, किस तरीके से बनी हुई। अब फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो दो तरीके की होती है, जानते हैं ना भाई? फ्रीक्वेंसी जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो आपकी डिस्क्रीट और एक आपकी होती है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट के अंदर क्या होता है? वहां पर क्या होती है? एक फिक्स वैल्यू होती है। वहां पर क्या होती है? फिक्स वैल्यू होती है। जैसे आपके एग्जांपल के लिए आपको बता दें कि नंबर ऑफ चाइल्ड, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे जो है वो एक है, दो है, तीन, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 है, 2.5 है, 3.5 है, ऐसा नहीं हो। कंटिन्यूअस के अंदर क्या हो जाता है कि यहाँ पर क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है? कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे आपका एग्जांपल हो गया हाइट, ठीक है? तो जैसे एक कोई 5 फीट का है, एक कोई 6 फीट का है, तो क्या ऐसा हो सकता है 5.5 का हो? हाँ हो सकता है 5.5 का हो सकता है कि 5.6 का हो सकता है कि 5.62 का हो, और एग्जैक्ट अगर निकालना चाहे तो हो सकता है कि 5.623 हो सकता है। तो ये जो है ये इस केस के अंदर हम फिर क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं कि जैसे 1 से 2, या फिर 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से। तो मान लीजिए 10 से 20 की इसके अंदर देखिएगा, 10 से 20 दोनों में फर्क क्या हो जाएगा ये भी समझ लीजिएगा, समझिएगा। जैसे यहाँ पर आपने लिखे नंबर ऑफ चाइल्ड 1 2 3 4 और इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी मान लीजिए जैसे 10 15 20 और 15, इस तरीके से। यहाँ आपने लिखा कि भाई जैसे कुछ भी लिख दिया, मार्क्स लिख दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दिया आपने जैसे 50, 70, 90, 100, इस तरीके से। तो यहाँ दोनों में फर्क क्या होगा? यहाँ पर अगर आपने 15 फ्रीक्वेंसी लिखी है, मतलब 15 ऐसे लोग हैं जिनके 2 बच्चे। यहाँ पर 70 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 70 ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 है। अब उसमें से 10 वाला भी हो सकता है, 11 वाला भी यही है, 12 वाला भी यही है, 13 वाला भी यही है, 14 वाला भी यही है, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये सारे के सारे जो है, सॉरी 20 नहीं, 20 हट जाएगा, 20 वो 19 तक का, 20 जो है वो आगे वाले में आ जाएगा। ये एक तरीके से एक्सक्लूसिव जो है वो रहती है। कंटिन्यूस सीरीज हमने शुरू में बात की थी, तब हमने कहा था कि कंटिन्यूस सीरीज जो वो दो तरीके की हो जाती है, एक तो इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में क्या होगा? 0 से 9, 10 से 19, इस तरीके से। तो 9 भी इंक्लूड है और 0 भी इंक्लूड। यहाँ पर क्या होगा? 0 से 10, 10 से 20। तो ये 10 यहाँ तो इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड, सॉरी यहाँ, सॉरी 0 से
10, 1 सेकेंड है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा। 0 से 10, 10 जो है वो यहाँ जो है वो एक्चुअल में 10 लिखा है, लेकिन ये कितने से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 है। क्लियर है? 20 जो वो नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी में। तो ये इस तरीके से एक्सक्लूसिव वाला केस बनता है। समझ पा रहे हो? तो ये हो गया कि भाई आपकी डिस्क्रीट हो सकती है, कंटिन्यूस हो सकती है, ये फ्रीक्वेंसी की बात हुई। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है थ्योरेटिकल। ये जो बातें की ये तो पुरानी बातें की है ना, ये आपने पढ़ रखी है। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसको कई बार इस तरीके से भी लिखा जाता है कई जगह, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐसा क्यों लिखा जाता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे भी कैलकुलेट की जाती है। तो देखो, अब यहाँ पर अपने को इस चैप्टर के अंदर क्या करना है कि हम इस प्रोबेबिलिटी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। समझ पा रहे हो बात? तो इनको पढ़ने के लिए ये दो तरीके हो गए, डिस्क्रीट और ये कंटिन्यूस। डिस्क्रीट को पढ़ने के लिए दो तरीके की आई। एक तो आई भाई ये इस तरीके की स्पेलिंग मेरे को पता है, याद नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या था। बाइनोमियल क्या स्पेलिंग है, मैं थोड़ा सा शुरू से ही ऐसा ही मामला रहा है। बाइनोमियल, ठीक है। हिंदी में भी मात्राओं का और इंग्लिश में ये स्पेलिंगों का थोड़ा बहुत गड़बड़ चलता ही रहता है। एक्चुअल में क्या था, हिंदी में शुरू में ऐसा कमजोर नहीं था, लेकिन फिर ये हुआ कि मात्राएं पता नहीं क्या किस्मत थी कि जो भी लिखता वो उल्टा ही लिखता, और सर जो थे वो हर एक गलती पे एक डंडा मारते थे। तो उस केस के अंदर बाद में ये डिसाइड हुआ कि भाई 10 में से 10 डंडा मार खाने से अच्छा है छोटी मात्रा ही करो, तो कम से कम 5 तो पढ़ेंगे, 5 तो सही होगी। तो वहाँ भी हमने थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लगाया, उस टाइम के हिसाब से तो सही था, लेकिन फिर ये जो है वो अल्टीमेटली मात्राओं का और स्पेलिंग का थोड़ा बहुत गड़बड़ अभी भी चल रहा है, और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका इस तरीके से चलता है। बाइनोमियल ट्रिक पॉइजन दो तरीके के हैं, और कंटिन्यूअस के अंदर है नॉर्मल, या जैसे गॉसियन जो है वो भी कहा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पहले देखा भी होगा, जब हम स्टेट्स को बिल्कुल बेसिक जब देखा था तब हमने कहा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स के 3 जो है वो थ्योरम है, जिसमें से पहला है थ्योरम ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, दूसरा है जो सेंट्रल टेंडेंसी, और तीसरा कौन सा है भी स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी हो गया, और एक और मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सा था भाई। एक तो क्या कहता है कि अल्टीमेटली जो है सबसे ज़्यादा जो रहेंगे, सेंट्रल थ्योरम क्या कहते हैं कि भाई जैसे आपके हाइट अगर देखते हैं, जैसे 4 से लेके 7 की हाइट जो है उसके बीच का अगर देखोगे, तो उसके बीच में सबसे ज़्यादा जो है वो क्या रहेंगे, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज रहेगी। मतलब कि 5-8 की जैसे एवरेज हाइट है तो वहाँ पर अपना सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट रहेंगे। जैसे गरीब और अमीर में देखेंगे तो मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा होंगे, बहुत अमीर कम होंगे, बहुत गरीब कम होंगे, सबसे ज़्यादा जो है मिडिल क्लास होंगे। स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एक जिसमें कहता है कि भाई अगर आपने सैंपल लिया है और फिर वापस सैंपल ले रहे हो, उसके हिसाब के आपके जो है वो डाटा जो है वो सेम रहने चाहिए, रैंडम अगर आपने लिए हैं तो इस तरीके से। तीसरा जो है वो ये कहता है कि जैसे जैसे सैंपल साइज बड़ा होगे वैसे वैसे आपके रिजल्ट जो वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगे और पॉपुलेशन के नज़दीक जाते रहेंगे। तो जो सेंट्रल थ्योरम है वो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जो कि हमने
उसके बेसिक्स के अंदर देखा था। क्लियर है? अब बात करें ये बाइनोमियल क्या है और पॉइजन क्या है। तो देखो अलग अलग सिचुएशन है, उस केस के अंदर अलग अलग जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका काम करेगा। देखिएगा भाई बाइनोमियल जो है वो कब लगता है, पहले इसका समझिएगा कौन सी सिचुएशन में लगेगा वो देखिएगा कि इसको अगर आपको याद रखना है ना तो इस बाइनोमियल को याद रखिएगा कोइन से। किससे? कोइन से। समझ पा रहे बात? कोइन से याद रखोगे तो आपको आसानी रहेगी। इसमें क्या हो गया, एक तो होगा या तो आपका सक्सेस होगा या फिर आपका फेलियर होगा। सक्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से और फेलियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। दूसरा इसने क्या कहा कि पी प्लस क्यू बराबर क्या होगा, 1 होगा। या तो जैसे हेड आएगा भाई, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड के चांसेस कितने, 1/2। टेल के कितने, 1/2। अल्टीमेटली दोनों को मिलाओगे तो कितना होगा, 1/2 प्लस 1/2। क्लियर है? तो ये कोइन से याद रखेंगे। बाइनोमियल जो है बर्नौली करके एक जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसको दिया और उन्होंने कहा कि भाई अगर इस तरीके की सिचुएशन है जिसमें सक्सेस को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, फेलियर को हम क्यू से करते हैं, और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये एग्जॉस्टिव नेचर का होगा। एग्जॉस्टिव मतलब कि दोनों मिला के कंप्लीट एरिया जो कवर कर लेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि पी और क्यू के अलावा भी कुछ होगा, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। एग्जाम के अंदर या तो पास होगा या फेल होगा, इस तरीके से। बीच की कोई सिचुएशन इसमें नहीं रहती। तो दो कैटेगरी में बांटते हैं, पी और क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होते हैं, मतलब कि दोनों को जोड़ देते आपकी प्रोबेबिलिटी पूरी 1 हो जाती है। इस तरीके की अगर सिचुएशन है तो उस केस को किसने बताया, बाइनोमियल ने कहा कि इसमें आपकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके स्टडी अगर करोगे तो आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से चलेगी। सेकंड आया पॉइजन। पॉइजन को अगर याद रखना है ना, वैसे भाई ऐसी बात है कि जैसे रटाना सही नहीं है, लेकिन एग्जाम के अंदर क्या है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से तैयारी कर लेना जरूरी है। क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पर रणछोड़ दास छांझर ही जो है वो एग्जाम क्लियर नहीं करते। सिर्फ समझने से काम नहीं बनता, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ती, क्योंकि नाम के अंदर कंफ्यूजन जो वो आ सकता है कि ये वाला था, ये वाला था। भाई बाइनोमियल आपको समझ आ गया, सारी चीज समझ आ गई, पॉइजन समझ आ गया, आपको सारी चीज समझ आ गई, लेकिन वहां कंफ्यूजन हो गया कि यार ये वाला बाइनोमियल में था या पॉइजन में था। भाई नाम के अंदर चेंज आ जाए ना, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेगी। पॉइजन किस तरीके से याद रखोगे, पॉइजन किसको दिया था, हीरा ठाकुर को। हीरा ठाकुर कौन से, सूर्य वंशम वाले। उससे याद रखिएगा इसको, हीरा ठाकुर सूर्य वंशम वाले। कैसे, अगर मूवी के अंदर हीरो जो है उसको आप कोई जो है वो पॉइजन देगा तो उसके मरने के चांसेस क्या रहते हैं, बहुत कम। तो हीरो को अगर जहर दे दो, या फिर जो सीरियल होता है उसके अंदर सीरियल में जो लीड एक्ट्रेस होती है उसको जहर दे दो, कुछ भी कर दो, क्या उसके मरने के चांसेस क्या रहते हैं, बहुत ही कम। तो ये पॉइजन जो है डिस्ट्रीब्यूशन कब लगता है, कि जब क्या हो, नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो बहुत ज्यादा, या नियर टू इन्फानाइट कहते हैं, नियर टू इन्फानाइट की बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और जिसमें सक्सेस के चांसेस जो है वो वेरी फ्यू या फिर नियर टू 0 कहा जाता है। जैसे इसके एग्जांपल आते हैं कि भाई आपने एक पूरा पेज टाइप किया, उसमें नंबर ऑफ एरर कितने हो सकते हैं। मान लीजिए 1000 वर्ड जो टाइप किए तो 1 या 2 गलती होगी, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितने, बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें सक्सेस के मतलब जो गलतियां हैं उसके चांसेस बहुत कम है। या फिर एक जो प्रोफेशनल ड्राइवर है उसके द्वारा 1 साल के अंदर कितने एक्सीडेंट किए गए, इस तरीके की अगर बातें होती है तो जिसके अंदर वो भाई गाड़ी तो बहुत किलोमीटर चलाया होगा, बहुत दिनों तक चलाया होगा, लेकिन एक्सीडेंट तो उसका एक आध हो या ना भी हो। तो जहाँ नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो बहुत ज्यादा हो और सक्सेस जो है वो बहुत, उसके सक्सेस के चांसेस वेरी फ्यू हो, उस केस के अंदर हीरा ठाकुर याद कर लीजिएगा कि भाई हीरो को आप जहर कितनी बार दोगे, या फिर सीरियल के अंदर जो मेन एक्ट्रेस होगा उसको मारने के
ट्राई कितने बार किए जाएंगे, इनफाइनाइट बार किए जाएंगे, लेकिन वो मरेगी कितने बार, इसके चांसेस वेरी फ्यू है या नियर टू जीरो है। ऐसी वाली सिचुएशन के अंदर जो हम क्या करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। ये दो तो हो गए आपके किससे रिलेटेड, ये तो हो गए आपकी अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, डिस्क्रीट। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस है तो उस केस के अंदर आप क्या जाइएगा, कहाँ पर जाइएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है वो क्या करता है, कौन सी थ्योरम पे चलता है, सेंट्रल थ्योरम पे चलता है। ठीक है, ये क्या कहता है कि भाई जैसे कोई भी डाटा होंगे कंटिन्यूस सीरीज के अंदर और बहुत ज़्यादा ही डाटा होंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, हमेशा ये इस तरीके की सिचुएशन जो वो बनेगी। हमने पूछा किस तरीके की सिचुएशन बनेगी, उन्होंने कहा देखो ये इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। हमने कहा ये क्या है कि जैसे आप गरीब और अमीर ले लो या फिर कोई भी ले लो, तो सबसे ज्यादा जो लोग होंगे वो कहाँ पर होंगे, बीच में होंगे। सबसे ज्यादा जो लोग होंगे वो बीच में होंगे। जैसे अपन कहते हैं कि सबसे भारत के अंदर सबसे ज्यादा कौन है, तो क्या, मध्यम वर्गीय परिवार। समझ पा रहे हो, बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग क्या होंगे, बहुत कम होंगे, और बहुत ज्यादा गरीब लोग क्या होंगे, वो भी कम होंगे। जैसे जैसे इनकम बढ़ाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ जो फैमिलीज है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जब आप मिड में पहुंच जाओगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी, फिर वापस ये कम होती जाएगी, और उससे ज्यादा इनकम बढ़ाते जाओगे तो फिर नंबर ऑफ फैमिली जो है उसमें कम होती जाएगी कम होती जाएगी। ये टच नहीं करेगी, इसी तरीके से चलेगी। फिर इसने कहा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ने कहा कि अगर परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये एरिया होगा 50% और ये एरिया होगा 50%। इसने फिर और कहा, वैसे ही अपन ने पहले भी बात की है। फिर इसने क्या कहा कि इसके अलावा और सुनो, इसका जो है वो मीन जो है वो यहाँ है, मीडियन जो है वो यहाँ है, और मोड जो है वो भी यहाँ है। मतलब x बार बराबर m बराबर z, ये तीनों भी क्या होंगे, यहाँ पर ही होंगे। हमने कहा ठीक है। और ये जो शेप है, इस शेप को क्या कहा जाता है, बेल शेप कर्व। इसे क्या कहा जाता है, बेल शेप कर्व। ये इस तरीके का जो कर्व बनता है इसे हम क्या कहते हैं, बेल शेप कर्व कहते हैं। फिर इसने हमने कहा कि ठीक है ये सारी चीजें हुई। फिर इसने कहा रुको, इसके अलावा और भी कई चीजें होगी। हमने कहा क्या, कि अगर आपके पास मीन है और आपके पास अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है। हमने कहा अच्छा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उससे आप कुछ चीजें पता कर सकते हो। हमने कहा क्या पता कर सकते हो, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास मीन है और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर आप इस मीन से इस मीन से इस मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस में जाओ और एक स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस में जाओ, क्या है भाई, -1 स्टैंडर्ड डेविएशन और +1 स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो आपका एरिया होगा ना, ये एरिया बताएगा, इसका भी कुछ माप है कि इतना % एरिया जो आपका इसमें कवर हो जाएगा। हमने कहा कितना, तो उन्होंने कहा कि 34 ऐसा कुछ जो है वो परसेंटेज एरिया कवर हो जाएगा। हमने कहा अच्छा, तो अगर ये वाला एरिया ही देखें तो उन्होंने कहा कि इसका भी परसेंटेज होगा। हमने कहा अच्छा कैसे, तो उन्होंने कहा जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए। हमने कहा इससे अल्टीमेटली आप कहना क्या चाहते हो भाई, आपकी बात क्या है वो बता दीजिए। तो इन्होंने कहा जैसे आपकी कंपनी का जो मीन रिटर्न है वो है 10%, मीन रिटर्न जो है वो आपका 10% है, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है 2%। इसका मतलब क्या है, 10 से एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे जाओ मतलब कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन 2% बढ़ेगा, और इधर 2% कम होगा तो 8%। तो इसने कहा 8% से लेके ये 2% जोड़ दे तो 12%, 8% से लेके 12% के बीच में
आपके जो है वो रिटर्न रहेंगे, इसके हम क्या कर सकते हैं, आपको प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कितने परसेंट चांस है कि इसके बीच में ही रिटर्न रहेगा। हमने कहा अच्छा, और उन्होंने कहा कि हम ये भी बता सकते हैं कि अगर आप 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे जाओगे तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन 2 बढ़े, 2 में कितने बढ़ेंगे, 4 बढ़ेंगे, तो ये 14%, और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कम कर लो, हमने कहा कि ये कितने हो गए 10 से 8, 8 से ये कितने हो गए 6%। तो इसका भी कुछ क्या है, एरिया फिक्स है। समझ पा रहे बात? सॉरी, एक का 34 है ऐसा कुछ, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, वो मैं आपको टेबल के हिसाब से बता दूंगा, अल्टीमेटली वो एरिया जो है वो बता रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ का अगर आज आप बताओगे 6% से 12%, 6% से 14% के बीच में, तो हम इसकी भी प्रोबेबिलिटी बता देंगे, इसके चांसेस कितने। अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाए 19% से ज्यादा रिटर्न होगा, इसके चांस बताइए, 19% से ज्यादा रिटर्न होगा, इसके चांस बताइए। तो हमने कहा कि हम ये भी आपको, इस कंटिन्यूस सीरीज ने कहा कि मैं ये भी आपको बता सकता हूँ। हमने कहा वो कैसे, तो उन्होंने कहा कि आपको पहले क्या करना होगा, जेड कैलकुलेट करना होगा। हमने कहा ये जेड क्या होता है, तो इन्होंने कहा लॉग के जैसा एक जो है वो कैलकुलेशन में हेल्प करने वाला है, इसकी टेबल होती है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया पता कर सकते हैं। जेड बराबर आप क्या कीजिएगा, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कीजिए। हमने कहा मान लो हमें 19% से ज्यादा का पता करना है, तो उन्होंने कहा कि 19 माइनस आपका एक्स बार कितना है 10, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 2। हमने कहा ये कितना आ गया 9/2, मतलब कि 4.5, कितना आ गया 4.5। तो इन्होंने कहा इस 4.5 की क्या कर दीजिए, जेड टेबल में जाके वैल्यू पता कर लीजिए, और ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, इससे इस साइड की, इससे लेफ्ट साइड की, जेड के लेफ्ट साइड के कितना एरिया है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो बता देगा। मान लीजिए वो आ जाती है, मान लीजिए कि 95%। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 19% से कम कमाएंगे, इसके चांसेस कितने, 95%। इससे ज्यादा कमाएंगे, इससे इसके कितने चांसेस, 5%। समझ पा रहे हो? तो इस साइड का एरिया 95%, मतलब इस साइड का 5% है। ओवरऑल 50% एरिया इस साइड है, 50% इस साइड है, तो 100% है, जिसमें 95% इसके लेफ्ट में, तो 5% राइट में। तो इन्होंने कहा इससे आप क्या कर सकते हो, और ज्यादा बेहतर निर्णय ले पाओगे। हमने कहा कैसे, कि आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई ये चीज है तो ये है, ये वाली चीज है तो ये वाली बातें हैं। समझ पा रहे हो बात? तो ये इसने क्या किया, जेड ये इसने बताया। हमने पूछा इसके अलावा ये और कुछ भी बता सकता है क्या, तो इसने कहा कि देखो इसके अलावा अगर आपका जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, उसमें क्या होगा, कुछ और खासियत होगी। हमने क्या होगा, तो उसने कहा कि यूनि मॉडल होगा। यूनि मॉडल मतलब क्या होगा, उसमें एक ही मोड होगा। आपको पता है कि मोड 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। मोड का मतलब क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जैसे 10 कैंडिडेट खड़े हुए, जिसमें से 2 कैंडिडेट को 5-5 हजार वोट मिले, सबसे ज्यादा उन्हीं को मिले, तो ये क्या हो जाएगा। कई बार सरपंचों के इलेक्शन में देखे होंगे कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 2 लोगों को बराबर वोट मिले हैं, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर जो है, या फिर उसमें तो नहीं देखे होंगे आपने, ये सोसाइटी वाले इलेक्शन में जरूर देखे होंगे, वहाँ नंबर ऑफ जो है वोटर्स कम होते हैं, तो कि 5-5 आ गए, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, चिट्ठी निकालते हैं। हमारे गाँव का तो रिकॉर्ड है, पिछले 2-3 बार से सिर्फ जो वो चिट्ठी निकाल के ही जो है वो बन रहे हैं। तो इसने कहा कि इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, इसमें मॉडल जो है, मोड जो होगा वो एक ही होगा, और एक्स बार बराबर एम बराबर जेड होगा। क्लियर है? उसने कहा इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आपके मन में ऐसा आ जाए कि भाई जैसे ये 10% है, ये 12% है, इस पे हाइट कितनी होगी, तो ये भी आप पता कर सकते हो, ये भी आप पता कर सकते हो। एक स्टैंडर्ड डेविएशन इधर जाओगे तो हाइट कितनी रहेगी, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जाओगे तो ये इसके कंपैरिजन में इसकी हाइट कितनी है, जैसे ये 100 है तो ये कितनी है, जैसे 65 है, तो ये 65% हाइट है, 34% हाइट है, ये आप पता कर सकते हो। हाइट का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है वो पता कर सकते हो। हमने कहा वाह यार वेरी गुड। और इसके अलावा क्या पता कर सकते हो, तो उन्होंने कहा देखो, और तो अब इसके अलावा क्या चीजें पता कर सकते हैं, जेड से हो गया, ये हो गया, एरिया हो गया, हम्म, इसके अलावा इससे कोटोसिस वगैरह पता कर सकते हो आप।
भाई ये इस तरीके का है, ये इस तरीके का है, या ये इस तरीके का है, ये सारी चीज़ें पता कर सकते हो इसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये सारी चीज़ें पता कर सकते हो। इसके अलावा बाकी बचती है आपकी थ्योरी, जो आपको एक बार पढ़नी है। नोट्स मैंने अपडेट कर दी है, एक बार मैं बता देता हूँ फटाफट पढ़ के आपको। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक्चुअल डाटा पे है तो ऑब्जर्व कहते हैं, अगर ऑब्टेन बाय एक्चुअल से नहीं करके हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली कुछ एजम्पशंस पे करते हैं, तो उस केस को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, जो उसको हम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, एक्सपेक्टेड मॉडल। यूजेज ऑफ थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वगैरह वगैरह। ये तो सारी चीज़ें पढ़ने लायक, एक बार पढ़ोगे तो सीधी सीधी समझ आ जाएगी। बाइनोमियल है, एजम्पशन क्या लिया उसने कि रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया जाएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल से, गिनने लायक है, बहुत ज़्यादा नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कि अगर सक्सेस होगा तो फेल नहीं होगा, फेल होगा तो सक्सेस नहीं होगा। और हर किसी की जो सक्सेस और फेलियर से पी और क्यू से डिनोट करते हैं। सारे के सारे जो वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि पहली बार आपने टॉस किया और हेड आया, तो दूसरी बार टॉस करोगे तो इससे ये इसमें इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पहली बार जो है वो क्या है। समझ पा रहे हो बात? भाई एक बार सिक्का उछाला, हेड आ गया, अब दूसरी बार सिक्का उछालोगे तो भी हेड और टेल के चांसेस 1/2 रहने चाहिए इंडिपेंडेंट। जैसे बॉल जो है वो रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, 4 ब्लैक बॉल है और 3 व्हाइट बॉल है, पहली बार आपने एक बॉल निकाली, उस केस के अंदर व्हाइट और बॉल जो रेड ब्लैक है उनके 4 और 3 के रेशियो में उनकी प्रोबेबिलिटी। अब अगर दूसरी बार आपने इस बॉल को निकाला, उसको वापस रिप्लेस नहीं किया ना, तो फिर मान लीजिए वो व्हाइट आ गई, तो फिर 3-3 होगी, ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। वापस बॉल को क्या करना पड़ेगा, आपको रिप्लेस करना होगा। और इस केस के अंदर बाइनोमियल ने कहा अगर आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है, एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर माइनस आर से पता कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको बाइनोमियल का मीन पता करना है तो एन पी से एन और पी का मल्टीप्लाई कर दो दीजिएगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन करना है तो स्टैंडर्ड अंडर रूट एन पी क्यू से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आया पॉइजन। तो पॉइजन ने क्या कहा, सिमोन डेनिम पॉइजन ने इसको किया, जिसके नाम पे ये पड़ा, और ये बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ही ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा और पी जो बहुत कम है, तो उसके इसके अंदर जो हम क्या करेंगे, ये वाला लगाएंगे। जैसे ये एग्जांपल दे रखे हैं कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स आउट ऑफ द टोटल ब्लेड्स परफॉर्म, की टोटल जो ब्लेड्स बने उसमें से कितने डिफेक्टिव वगैरह है। इसमें हम जो है देखो, उसमें जो है वो देखिएगा, बाइनोमियल में जो है वो क्या होता है, पी और क्यू होता है, और पॉइजन में जो है वो क्या होता है, पी जो है वो बहुत मिनिमम होता है, इस वजह से क्यू बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्यू को जो है वो ज्यादा तो वो जो देते नहीं है, इस वजह से क्या होगा, इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, एन गुणा पी हो जाएगा सीधा, स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है, अंडर रूट एन और पी हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले से इसने बनाया है कि भाई वेरिएंस जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब कि क्या है, एन पी जो अंडर रूट है इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, मतलब कि रूट हट जाएगा। ये वाला हटा देता हूँ मैं वापस, ठीक है। ये सारी बातें हो गई, और उसके हिसाब से आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर पता करनी है तो ये ई जो है इसके जरिए पता कर सकते हो। ई जो एक मैथमेटिकल आपने ये पढ़ा होगा कहाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होती है तो वहाँ ई की जो पर्टिकुलर पाई की जैसी वैल्यू होती है। उसके बाद में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया, ये सारी चीजें तो आप थ्योरेटिकल पढ़ सकते हो, इसकी प्रॉपर्टी जो वो बता सकता हूँ, बता देते हैं, मतलब बाकी तो एक बार पढ़ लीजिएगा। परफेक्टली सिमेट्रिक और बेल शेप, मतलब कि पूरा बिल्कुल इस तरीके से परफेक्टली बनेगा। मीन मोड और मीडियन जो वो इसमें बराबर रहेंगे, ठीक है, और वो 2 पार्ट में बांट देंगे, ये मीन मोड और मीडियन, ये 50% इधर 50% इधर। उसके बाद में असिम्प्टोटिक, मतलब कि इसका मतलब कि एज द डिस्टेंस ऑफ द कर्व फ्रॉम द मीन इंक्रीजेज द कर्व आल्सो, सॉरी कर्व क्लोजर, और क्लोजर होता जाएगा एक्स एक्सिस से। जैसे ये आपका मीन है, इससे जैसे जैसे इस साइड बढ़ोगे वैसे वैसे ये क्या हो जाएगा, इसके नजदीक आता जाएगा, ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जाएगी। यूनी मॉडल है क्यों, इसमें एक ही मोड होता है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये कंटिन्यूस में काम आता है। उसके बाद में इक्वल डिस्टेंस ऑफ क्वांटाइल, मतलब कि क्या करोगे,
Q3 माइनस m इज इक्वल टू क्या होगा, m माइनस Q1। ये इस तरीके की सिचुएशन रहेगी क्योंकि ये जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, यहाँ मीडियन है, यहाँ Q3 है और यहाँ Q1 है। परफेक्टली मतलब पूरा 50% इधर है, पूरा 50% इधर। यहाँ का एरिया कितना होता है, 25% होता है और यहाँ का 25% होता है। तो इस तरीके से फिक्स रहेगा। मीन डेविएशन जो है वो कैसे पता कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा भाई, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में ये दो बातें ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट और ये नेक्स्ट वाला पॉइंट। मीन डेविएशन जो वो क्या होगा, 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, और उसके अलावा क्वांटाइल डेविएशन जो होगा वो क्या होगा, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। 2/3 कह दो या फिर इसको 0.6745 भी कहा जाता है। पॉइंट मैं हट जाता हूँ एक से। दो बातें क्या है, क्वांटाइल डेविएशन जो है वो कितना है, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन डेविएशन जो है वो कितना होगा इसमें, इस केस के अंदर 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। 2/3 का मतलब क्या है, 0.667, और 4/5 का मतलब क्या होता है, 400 में 5 का भाग गया 0.879 ऐसा कुछ आ रहा है, फ्रैक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करें पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, ये हाइट पता कर सकते हैं, ये हमने बात की थी। हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा समझिएगा, एक ये वाला पॉइंट जो वो समझ लेते हैं, ये थोड़ा मैंने ज्यादा पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये यहाँ से देखिए, ये जो है ये नीचे की साइड जा रहा है, ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्लोप है। फिर एक साइड के बाद में ये जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे बात, कौन केस से कॉन्वेक्स की तरफ चला जाएगा। तो उस केस के अंदर उस पॉइंट को जहाँ से ये इस तरीके से होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं। पढ़ लेते एक बार इसको, आप पढ़ लीजिएगा। Point of infection, the point where the curve of normal curve changes its direction are termed as the point of infection. These are found at the difference between the mean and one standard deviation. यहाँ पर क्या होगा, one standard deviation पे ये रहेगा। क्लियर है, 2 पे भी होगा, 10 होगा, 3 पे भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे रहेगा। और उसके अलावा क्या लिखा है कि अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो उस केस के अंदर क्या होगा समझिए, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। दोनों केस के अंदर क्या है, यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे पहला यहाँ हो जाएगा, दूसरा यहाँ हो जाएगा, तीसरा यहाँ हो जाएगा। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन जो कम होगा उतना इसकी हाइट जो बढ़ती जाएगी, पीकनेस बढ़ती जाएगी। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा, मतलब जैसे पहला स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए यहाँ आ रहा है, दूसरा यहाँ आ रहा है, तीसरा यहाँ आ रहा है, उस केस के अंदर क्या होता जाएगा, जितनी ये बढ़ेगी उतना क्या होगा, इसका स्लोप जो है वो, मतलब ये जो है वो इस तरीके से फैलेगा। और अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इसके दो पैरामीटर है, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं, जिससे हम एरिया या प्रोबेबिलिटी पता कर सकते हैं, जेड एक्स माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर। तो ये था आपका थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा सेशन जो है वो लंबा हो गया, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये आप जो है वो एक ही शॉर्ट के अंदर पूरा कर ले। क्लियर है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, जो भी आपके डाउट रहे वो कमेंट के जरिए हमें बता दें।